इमेजिन करो एक ऐसी बैटलफील्ड जहां पर ह्यूमन रेल्म का फ्यूचर डिसाइड होने वाला हो, और एक ऐसी वॉर जहां पर इमॉर्टल किंग्स मिट्टी की तरह गिर रहे हैं और वक्त के दो अलग अलग एरास आपस में टकरा रहे हैं। और अब तुम लोग ये बोलो कि ओटा को भाई क्या बकचोदी करे जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, देखो मैंने अभी अभी परफेक्ट वर्ल्ड की जो न्यू मूवी आई है जिसका नेम नाइट रेवलेशंस बर्निंग हेवन है, उसे देखकर आया हूँ। और हाँ, मैं जानता हूँ ये मूवी मैंने काफी ज्यादा टाइम बाद देखी, लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाया इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि भाई इस मूवी का एनिमेशन पीक, स्टोरी भी पीक, मतलब तुम इस मूवी के अंदर कोई चीज की कभी निकाल ही नहीं सकते। और किसी चीज की तुम्हें कभी लग रही है तो लू शेड का न्यू लुक देखकर वो जरूर दूर हो गई होगी। मतलब भाई लू शेड का क्या ही तो लुक था, मैं तो इसे 10 और 10 देना चाहूंगा। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम परफेक्ट वर्ल्ड की जो मूवी है इसे रिव्यू करने वाले हैं, और साथ ही इसके अंदर जो कुछ चीजें जो कि काफी सारे बंदों ने मूवी तो देख ली लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आई, तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। जैसे कि कॉर्प्स एम्परर, हेवनली एबिस और जो वो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट दिखाया गया था जो कि इस मूवी का मेन पॉइंट था उसके बारे में भी। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो मूवी है उसके स्टार्टिंग में हमें जो टाइमलाइन दिखाई जाती है वो एकदम फ्यूचर की टाइमलाइन है। मतलब शिहाओ जहाँ बैठा है ना वो स्पेशल टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, और शिहाओ इस टाइम पर हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल के ऊपर है। और साथ ही शिहाओ के सामने हमें आर्टिफैक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम ओरिजिन आर्टिफैक्ट है, और इसके ऊपर काफी ज्यादा करप्शन और डार्क मैटर की ऑरा लगी हुई थी। और शिहाओ इसे देखकर बोलने लगता है डार्कनेस आती है और पूरे रेल को खत्म कर चली जाती है, और उसका रीजन इसी ओरिजिन आर्टिफैक्ट से जुड़ा होता है। और देखो जो ओरिजिन आर्टिफैक्ट है ना पूरी मूवी के अंदर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में समझा देता हूँ। तुम्हें संभाल लो जो ओरिजिन आर्टिफैक्ट है ना एक काफी ज्यादा तगड़ा ट्रेजर है, लेकिन अब ये सील हुआ है और इसके अंदर जो है ना करप्शन की हो रहा है, काफी ज्यादा पावरफुल डार्क मैटर एनर्जी भरी हुई है। और इसके अंदर की जो डार्क एनर्जी है ना किसी को भी पागल बना सकती है, किसी को भी मिटा सकती है, लेकिन अगर कोई इसे रिफाइन कर ले और अपने लिए यूज कर ले तो उसकी पावर अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ जाएगी। और अभी के लिए जो आर्टिफैक्ट था शिहाओ के हाथ में था, और भाई बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा था ना वो सच में काफी ज्यादा तगड़ा था। और ये जो स्पेशल टाइम था यहाँ पर काफी सारे टाइम लाइन्स थे, उनमें से हमें इमॉर्टल एशियंट एरा की एक टाइमलाइन को दिखाया जाता है। और जो हेवनली एबिस था जो कि फॉरेन रेल्म के बंदों को आने से रोकता था वो शैटर्ड हो जाता है, जिससे फॉरेन रेल्म एंटर कर जाता है एशियंट रेल्म के अंदर, और वो उसे पूरी तरह से दबा कर देता है। और वो जो एशियंट रेल्म था वो 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स के अंदर बदल जाता है, जिसे कि अब से मैं ह्यूमन रेल्म भी बोलूंगा। और ह्यूमन रेल्म फॉरेन रेल्म क्या तो बड़ी बुरी तरीके से पीटे जा रहा था, तो तभी जो लू शेड थी अपने क्लोजर कल्टिवेशन से बाहर निकलती है, और उसकी कल्टिवेशन लेवल होती है इमॉर्टल की जायंट लेवल की, मतलब वो एक स्टेप दूर थी हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल के अंदर जाने के लिए। और वो जब बाहर निकलती सीधा वो फॉरेन रेल्म के अंदर कुछ इमॉर्टल किंग्स के साथ सीधा घुस जाती है और फॉरेन रेल्म के बंदों को स्लॉटर करने लगती है। और इस मूवी के अंदर जो लू शेड थी वो किसी भी तरह से हेवनली एबिस को ठीक करना चाहती थी और ह्यूमन रेल्म को बचाना चाहती थी फॉरेन रेल्म से। और वही दूसरी तरफ फॉरेन रेल्म का सब में ज्यादा खतरनाक इमॉर्टल किंग जिसका नाम कुंडी था, उसका प्लान था इमॉर्टल एम्परर लेवल तक पहुंचना। उसका जो दाव था वो स्लॉटर और सेक्रीफाइस का दाव था, और कुंडी वो जो ओरिजिन ट्रेजर है ना उसके अंदर की सभी पावर को चाहता था इमॉर्टल एम्परर लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए। लेकिन तुम्हें पता है कि ओरिजिन आर्टिफैक्ट इतना आसान नहीं है ओपन करना, उसके ऊपर सील लगी रखी है। तो लेकिन जो कुंडी उसके पास प्लान था इसे ओपन करने का, वो सीधा सीधा ग्रेट डार्क सेक्रीफाइस परफॉर्म करने वाला था, जो कि तुम किसी तरह का स्पेल फॉर्मेशन रिचुअल वगैरह मान सकते हो, जिसके अंदर की वो अपने एनिमी और अपने लोगों को सेक्रीफाइस कर देगा और उनके अंदर जितना भी ब्लड वाइटलिटी वगैरह है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर देगा। देन उसका यूज कर ओरिजिन आर्टिफैक्ट को ओपन कर देगा और उसके अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर इमॉर्टल एम्परर बन जाएगा। यही कुंडी का प्लान था, और इसीलिए तो जो फॉरेन रेल्म था वो ह्यूमन रेल्म के ऊपर अटैक करे जा रहा था, क्योंकि कुंडी को एक इमॉर्टल एम्परर बनाना चाहते थे। लेकिन लू शेड ऐसा बिल्कुल भी होना देना चाहती नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो पूरा ह्यूमन रेल्म है वो दबा हो जाएगा। इसलिए जो लू शेड है वो कुंडी से फाइट करने के लिए यहाँ पर फॉरेन रेल्म के अंदर आ जाती है, और जो कुंडी है लू शेड को भी ऑफर देता है कि वो भी उसके साथ ज्वाइन कर ले, क्योंकि यही असली रास्ता है इमॉर्टलिटी का। लेकिन जो लू शेड है वो मुंह पे मना कर देती है, और इन दोनों की यहाँ पर बैटल होने लगती है। और रिवर ऑफ टाइम के बाहर हम शिहाओ को देखते हैं जो कि इस इमॉर्टल एशियंट एरा की टाइमलाइन के अंदर से फ्लक्चुएशंस फील कर लेता है कुंडी और लू शेड के पावर का, और वो उधर देखकर बोलता है लू शेड। और जो शिहाओ था वो लू शेड की मदद करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो एक हाफ इमॉर्टल एम्परर था, तो वो खुद अपनी रियल बॉडी का यूज कर वहां पर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करे और वहां पर जाए तो पूरा जो इमॉर्टल एरा की जो टाइमलाइन है वो खत्म हो जाएगी। तो अपना एक ब्लड ड्रॉप को एशियंट एरा के अंदर भेज देता है, जहाँ पर वो जो ब्लड ड्रॉप थी शिहाओ का फॉर्म ले लेती है। और शिहाओ इस ब्लड ड्रॉप की जो पावर थी वो भी जो इमॉर्टल किंग लेवल है उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। वो जैसे ही उससे ज्यादा यूज करने की ट्राई करता है तो यहाँ पर का जो टाइमलाइन वगैरह है वही डिस्ट्रॉय होने के साइन दिखाने लगती है, और इसी से ही तुम जो हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल है उसका अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पर आते शिहाओ कुंडी ने जो एक अटैक लू शेड के ऊपर किया था उसे बड़े आसानी से अपने एक अटैक से ही खत्म कर देता है, और यहाँ का जो एनिमेशन था ना वो काफी तगड़ा हमें दिखाया गया था। और शिहाओ को यहाँ पर देखकर लू शेड शॉक रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर बंदा कौन है और उसने उसकी हेल्प क्यों की। और जो कुंडी वो बिल्कुल भी बैटल नहीं कर सकता था लू शेड और शिहाओ से एक साथ, तो यहाँ से भाग जाता है। और जो शिहाओ और जो लू शेड थी वो भी यहाँ से हेवनली एबिस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तो बार बार हेवनली एबिस ये नाम सुनकर पक गए होंगे, तो ये आखिर है क्या चीज। तो देखो
देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो चीज है ना वही फॉरेन रेल्म और ह्यूमन रेल्म को अलग करती है। मतलब ऐसा मान लो वो बीच का बैरियर है, तो कोई भी पावरफुल फॉरेन रेल्म का बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता डायरेक्ट इस हेवनली एबिस की वजह से, क्योंकि ये जो हेवनली एबिस है इसका खुद का दाव है। तो मैं ऐसा मान सकते हो कोई भी बंदा यहाँ पर आएगा तो बुरी तरीके से मारा जाएगा, बट अभी के लिए वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस वजह से फॉरेन रेल्म के इतने सारे बंदे अटैक करे जा रहे हैं ह्यूमन रेल्म के ऊपर, और इसलिए तो ल्यूशन इसे ठीक करना चाहती है। और ल्यूशन शियाओ को पूछने लगती है तुम दोनों कहाँ से आओ और इस हेल्प वगैरह क्यों कर रहे हो। तो शियाओ एक फालतू सा रीजन यहाँ पर दे देता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ बता नहीं सकता था कि उसका क्या रिलेशन है ल्यूशन वगैरह से, वरना यहाँ का जो हेवनली दाव या फिर तुम कुछ भी मान लो ऊपर की जो चीज है जो हेवन से वो पनिश करेगा शियाओ को, लाइटिंग वगैरह उसके ऊपर बरसेगी, जो कि शियाओ नहीं चाहता था। और जो ल्यूशन थी वो भी फिर शियाओ से कुछ ज्यादा नहीं पूछती, और जो शियाओ और ल्यूशन थे वो काउंसिल मीटिंग के अंदर आ जाते जहाँ पर की सभी इमॉर्टल किक्स मीटिंग करे जा रहे थे, और सभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर जो वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट है उसे रिफाइन कैसे करा जाए, और सभी लोग इसका सोल्यूशन ढूंढे जा रहे थे। तो शियाओ बोले लगता है मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है, और वो उसके फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है जिसका नाम था द रियल डायग्राम 8 प्यूरिटीज फॉर्मेशन। और इस फॉर्मेशन की मदद से वो उस ओरिजिन आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर की 8 इमॉर्टल किक्स की हेल्प लगेगी, और इससे जो ओरिजिन आर्टिफैक्ट है वो सप्रेस भी हो जाएगा। देन ओरिजिन आर्टिफैक्ट का यूज कर वो हेवनली एबिस को फिर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी की इमॉर्टल किक्स थे इनका बस यही सवाल था भाई, इसके अंदर का जो डार्क मैटर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, बीच में कौन ही बैठेगा इसे रिफाइन करने के लिए, क्योंकि रिफाइन करेंगे तो करप्ट तो हो ही जाएंगे। तो शियाओ तो बोलने लगता है मैं रिफाइन करूंगा इसे, और शियाओ की बॉडी एज अ सीड वाली कल्टीवेशन थी, इस वजह से वो उसे अलाउ करती थी ऐसी चीजों को रिफाइन करने की, वो भी बिना करप्ट हुए। लेकिन ये जो बंदे लोग थे इन्हें शियाओ के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं भाई ये फॉरेन रेल्म का ही तो कोई स्पाई वगैरह नहीं। लेकिन लूशन वगैरह इन्हें समझाती है और वो फॉर्मेशन के लिए रेडी वगैरह कर देती है। लेकिन जो कुंडी था वो अपना फाइनल मूव चल देता है, वो द ग्रेट डार्क सैक्रिफाइस जो फॉर्मेशन वगैरह था उसे स्टार्ट कर देता है। इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी जो फॉरेन रेल्म की आर्मी थी वो आ जाती है, ह्यूमन रेल्म के ऊपर अटैक कर देती है, और यहाँ पर काफी तगड़ी वार स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो हमें फाइट दिखाई जाती है वो अलग ही लेवल की थी, मतलब सभी इमॉर्टल किक्स यहाँ पर फाइट करे जा रही थी। जो एनिमेशन था, जो साउंड इफेक्ट थे, और जो फॉर्मेशन वगैरह जो पावर हमें दिखाई जा रही थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर फॉरेन रेल्म के बंदे ह्यूमन रेल्म के काफी सारे बंदे वगैरह को मार देते हैं, और जो वेटलिटी ब्लड वगैरह जो भी चाहिए था वो फॉरेन रेल्म का जो फॉर्मेशन था वो खींच लेता है। और इसके अंदर ह्यूमन रेल्म को काफी ज्यादा लॉसेस झेलने के लिए मिलते हैं। साथ ही जो ट्रू ड्रैगन किंग था उसका जो बेटा था वो भी मारा जाता है, जो कि थोड़ा सा इमोशनल सीन था इस मूवी के अंदर। और ये देखकर अब सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, और सभी लोग अब लास्ट बैटल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और भी 9 हेवन और 10 अर्थ के अंदर से काफी सारे फैमिलीज वगैरह यहाँ पर आती है इनकी हेल्प वगैरह करने के लिए। लेकिन जो वांग फैमिली का पेट्रियार्च था वो यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर देता है, वो इस बैटल में नहीं पड़ना चाहता था, जो कि भाई मुझे काफी बुरी चीज लगी इस वांग फैमिली के अंदर, क्योंकि भाई नाम महंगे लेकिन इतनी घटिया फैमिली मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। लेकिन जो ल्यूशन और शियाओ थे उन्हें पता था इस बैटल को तब एंड किया जा सकता है जब उन्हें ओरिजिन आर्टिफैक्ट मिल जाए और उसका वो कुछ करे, नहीं तो जो फॉरेन रेल्म है वो उन्हें डोमिनेट ही करता रहेगा और वो देखते देखते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। फिर जो ल्यूशन थी वो प्लान वगैरह बना दी थी कि किसको क्या चीजें कर दी है, और जो शियाओ, ल्यूशन और ट्रू ड्रैगन किंग था वो सीधा फॉरेन रेल्म के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर के बंदों लोगों को निपटाने लगते हैं। यहाँ पर की कुंडी होता है, और जो अपना ट्रू ड्रैगन किंग था वो एक अलग इमॉर्टल किंग से बैटल करता है, और जो ल्यूशन थी वो खुद कुंडी से फाइट करती है। और जो कुंडी और ल्यूशन की फाइट थी भाई वो तो काफी ज्यादा तगड़ी लगी मुझे। और दूसरी तरफ हमें शियाओ की बैटल दिखाई जाती है, जो कि एक अननोन इमॉर्टल किंग से बैटल करता है, जहाँ पर कि वो पहले तो मरता है लेकिन फिर से रिवाइव वगैरह हो जाता है, क्योंकि वो तो बस एक ब्लड का ड्रॉप था। यहाँ पर शियाओ जैसे जैसे मैनेज कर जो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था उसे रिफाइन कर देता है, और जैसे शियाओ इसे रिफाइन करता है ल्यूशन और शियाओ यहाँ से निकल जाते सीधा वो हेवनली एबिस के सामने पर होते हैं, और जो ल्यूशन थी ओरिजिन आर्टिफैक्ट का यूज कर जो हेवनली एबिस है उसे रिकवर करने का ट्राई करने लगती है, जो कि पहले रिकवर होने भी लगता है, लेकिन जो रिकवर हो रहा था फिर से रुक जाता है और फिर से कोलैप्स होने लगता है, क्योंकि ये जो हेवनली एबिस था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस वजह से अब इतने आसानी से रिकवर नहीं हो सकता था। और फिर क्या था, जो फॉरेन रेल्म की आर्मी थी फिर से ह्यूमन रेल्म के ऊपर अटैक कर देती है, यहाँ पर तगड़ी वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इमॉर्टल किंग्स थे फॉरेन रेल्म के और ह्यूमन रेल्म के, उसके अंदर जो ह्यूमन रेल्म के इमॉर्टल किंग्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे फॉरेन रेल्म के इमॉर्टल किंग्स को, जो कि देखने में काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था। मतलब इनकी फाइट भाई काफी ज्यादा तगड़ी चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जो ह्यूमन रेल्म है वो डोमिनेट कर रहा है और वो जीत सकता है। कि तब यहाँ पर कॉर्प्स एम्परर की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पर आते शियाओ को लपेट लेता है, और साथ ही यहाँ पर जितने भी बंदे भरे थे उन सभी का ब्लड वेटिलिटी वगैरह जो थी ना वो कुंडी के अंदर डालने लगता है, जिस वजह से कुंडी की पावर बढ़ने लगती है। और तुम अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर कॉर्प्स एम्परर है तो है कौन, तो यही जो परफेक्ट वर्ल्ड है ना उसका मेन विलन है, जो कि एक इमॉर्टल एम्परर है। वो खुद भी इस एंशिएंट एरा के अंदर आ नहीं सकता, बस उसने अपने ऐसी पावर का यूज किया था, देन वो ऐसे चला जाता है। लेकिन कुंडी इतना ज्यादा ब्लड वेटिलिटी मिलने की वजह से वो एक हाफ इमॉर्टल एम्परर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इमॉर्टल किंग्स थे उनका भी ब्लड और वेटिलिटी थी, इस वजह से इसे इतना ज्यादा पावर बूस्ट मिलता है। फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो ल्यूशन और शियाओ बिल्कुल भी मैच नहीं रहते उसके, ये दोनों पिटने लगते हैं। फिर जो ल्यूशन थे डिसाइड करती है कि वो अपनी बॉडी को हेवनली एबिस को रिकवर करने के लिए एज अ फाउंडेशन यूज करेंगी, और वो ऐसे फ्यूज हो जाती है हेवनली एबिस के साथ। और हमें जो यहाँ पर बाकी के इमॉर्टल किंग्स थे उनकी फाइट वगैरह दिखाई जाती है, जो कि बड़ी बुरी तरीके से मर जाते हैं। मतलब भाई अब कुंडी
कुड्डी के सामने बिल्कुल कोई कुछ नहीं था और इसके अंदर जो गो फैमिली का सिस्टर था जो पेट्रियास था वो भी ह्यूमन रेल्म को धोखा दे देता है, जो कि सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी। लेकिन तभी हमें ल्यू शेन का एक न्यू फॉर्म देखने के लिए मिलता है जो कि हेवनली अबिस के साथ फ्यूज होने की वजह से बना था, जो कि भाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब ये ट्रू फॉर्म था, ऐसा मान सकते हो लूशेन। और इस वजह से जो लूशेन की पावर थी वो थोड़ी बढ़ जाती है, वो अपनी पूरी पावर वगैरह लगा देती है इस हाफ इमॉर्टल एम्परर कुड्डी को मारने के लिए, लेकिन स्टिल फेल हो जाती है क्योंकि भाई जो कुड्डी था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और इस टाइम पर ह्यूमन रेल्म के जितने भी इमॉर्टल किंग्स वगैरह थे सभी लोग ही मारे जा चुके थे और ऐसा लग रहा था कुड्डी जीत चुका है। लेकिन तभी हम लूशेन की वो जो विलो की वाइड रहती ना उसे देखते हैं और वो वाइड से सीधा जो अपनी लूशेन थी वो फॉर्म ले लेती है और यहाँ पर जितने भी ये इमॉर्टल किंग्स वगैरह भरे थे उन सभी की सोल पावर वगैरह जितनी भी थी ना वो सभी ऐसा मान लो लूशेन की बॉडी के अंदर आ जाती है। इस वजह से वो भी एक हाफ इमॉर्टल एम्परर बन जाती है, मतलब कुड्डी के लेवल जितनी बन जाती है। देन फिर कुड्डी और लूशेन के बीच जो फाइट होती है ना भाई सच में काफी ज्यादा तगड़ी थी। वो जो स्वॉर्ड वाली टेक्निक थी ना लूशेन की काफी ज्यादा तगड़ी मुझे लगी। और जो ये कुड्डी था वो बोले लगता है भाई इस इमॉर्टल एजेंट एरा के अंदर जीत नहीं पाया तो क्या हुआ, मैं अगले एरा में जाकर कांड करूंगा। और फिर वो इस स्पेस एंड टाइम जो की पूरी टाइम लाइन थी उससे बाहर निकल जाता है और वो सोच रहा था कि वो किसी और टाइम लाइन में जाकर अपना जो प्लान है उसे पूरा करेगा। लेकिन तभी उसके पीछे एंट्री होती है एम्परर हुआंग की, जो कि भाई फुल ओरा के साथ यहाँ पर आया था और वो कुड्डी को देखकर बस इतना ही बोलता है, क्या छेड़ा भोसड़ी। और फिर जो अपना शियाओ था ना वो एक ही अटैक के अंदर जो कुड्डी है उसे खत्म कर देता है। और फिर हमें लास्ट में जो शियाओ और लूशेन है उनकी कुछ बातें चीजें दिखाई जाती है। देन हमें लास्ट में जो कॉप्स एम्परर था जो कि भाई काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, मतलब उसका बस फेस वगैरह दिखाया गया बट काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था। और वो शियाओ से बस इतना बोलने लगता है वाह ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा है और मैं आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये जो वर्ड्स थे ना भाई इससे लग रहा था जो शियाओ और ये जो कॉप्स एम्परर है उनकी कितनी ज्यादा तगड़ी बैटल होगी। तो ये तो कुछ मूवी की स्टोरी थी जो कि मुझे काफी ज्यादा ही पसंद आई है। लेकिन इसके अंदर जो चीजें मुझे सब में ज्यादा पसंद आई है वो ये है, फर्स्ट में जो लूशेन है हमें उसकी पूरी पास्ट की स्टोरी दिखाई गई कि पूरा जो है एंशिएंट इमॉर्टल एरा था, जो पिछली फाइट थी वो कैसे थी, वो सब कुछ अच्छे से हमें दिखाया गया। और सबसे अच्छी बात ये थी इस मूवी के अंदर कि ये लूशेन के ऊपर ज्यादा फोकस थी, नहीं तो हमें डोगवा के अंदर लूशेन के ऊपर इतना फोकस नहीं दिखाया जाता, बस जो शिहाओ है उसके ऊपर ही फोकस दिखाया जाता है और शिहाओ को ही काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है डोगवा के अंदर। लेकिन मूवी के अंदर शिहाओ को इतना पावरफुल दिखाया नहीं गया, बस ऐसा था कि लूशेन को थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखाया गया जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और दूसरी बात ये कि भाई इसका जो एनिमेशन था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो साउंड इफेक्ट थे भाई वो मतलब अलग ही लेवल के थे। और इसके अंदर हमें सभी जो कैरेक्टर्स थे ना उनका कैरेक्टर डिजाइन काफी बढ़िया देखने के लिए मिला। और साथ ही जो फॉर्मेशन के अटैक वगैरह थे, जितने भी अटैक्स इसके अंदर हुए ना वो देखने में सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। और तीसरा इसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जैसा जो कैरेक्टर है जैसा उसका ओरा होना चाहिए था सेम हमें वैसा ही ओरा इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिला। फिर वो बात करें एम्परर हुआंग की या फिर कॉप्स एम्परर की, और भाई सच में जो कॉप्स एम्परर लास्ट में दिखाया गया ना वो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था। और मैं तो इस मूवी को अपने तरफ से 10 और 10 रेटिंग देना चाहूंगा। और तुम्हारी रेटिंग और तुम्हारे रिव्यूज क्या है वो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे सब में ज्यादा अच्छा सीन इस मूवी के अंदर कौन सा लगा, तो ये है कि जो शिहाओ की यहाँ पर एंट्री होती है और वो कुड्डी को बस अपने एक अटैक के अंदर ही मार देता है। सच में भाई काफी ज्यादा तगड़ा था, शिहाओ ने तो पूरा ओरा फॉर्म कर दिया वहां पर। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।